जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट के लिए अब एक अनार और 3 बीमार हो चुके हैं। एक सीट पर 3-3 दावे आ चुके हैं। अभी तक मैंने आपको पहले एक दावा बताया शरद पवार का, फिर दूसरा दावा बताया आदित्य ठाकरे का। अब इसमें कांग्रेस भी कूद गई है और कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है कि अब ये सीट तो हमें ही मिलनी चाहिए। कांग्रेस के अतुल लोंढे जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सेकंड लार्जेस्ट सीट है अघाड़ी के अंदर, यानी कि 16 सीटें हैं। दूसरी वो ऐसी पार्टी है जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, तो उसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए राज्यसभा की सीट। इस पर सिर्फ शरद पवार और उद्धव ठाकरे क्यों दावा करें। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने बोला था कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी है, हमारे पास 20 विधायक है, तो ये सीट हमें मिलनी चाहिए। और शरद पवार तो उससे पहले ही बोल चुके हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। अब उनके पास विधायक तो है नहीं, तो वो विधायकों का दम तो नहीं भर सकते कि 10 विधायकों के साथ मुझे मिलनी चाहिए। तो वो बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता के नाम पर कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट दो और मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। अब इसमें देखिए हुआ क्या कि राज्यसभा के लिए संजय राउत एक्टिव किए गए। उद्धव ठाकरे ने एक्टिव किया, शरद पवार का नाम उन्होंने लिया और एमएलसी सीट के लिए उद्धव ठाकरे का नाम लिया, क्योंकि यहां मामला सिर्फ राज्यसभा का तो है नहीं, यहां तो विधान परिषद की सीट भी है जिसमें 9 सीटें खाली हो रही है और उसमें एक उद्धव ठाकरे की भी है और वहां जीत के लिए आपको 32-33 सीटों की जरूरत है, वोटों की जरूरत है। अब इतने के लिए इन सबको साथ आना पड़ेगा। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच पहले तो इनके बीच बात हुई कि आप राज्यसभा ले लें, हमें एमएलसी दे दें। संजय राउत ने भी यही कहा कि हाँ, शरद पवार तो बड़े वरिष्ठ नेता है, उनको जाना चाहिए और उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में जाना चाहिए। लग रहा था इन्हें कि हाँ, मामला इससे बन जाएगा। लेकिन बीच में आई कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि तुम दोनों कुछ ना कुछ ले लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा। और उसी का नतीजा है कि आज उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सीट हमें मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने जो शर्त रखी है वो उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी वाली है। कांग्रेस ने शरद पवार की सीट पर दावा नहीं किया कि शरद पवार राज्यसभा जाना चाहते हैं, हम भेज देंगे, लेकिन हमें एमएलसी मिलनी चाहिए। अगर शरद पवार को हम सपोर्ट करके राज्यसभा भेजते हैं तो विधान परिषद में हमारी सीट आनी चाहिए, क्योंकि जो अभी 9 सीटें खाली हो रही है विधान परिषद में, उसमें एक कांग्रेस की भी सीट है, उसमें एनसीपी एसपी की भी है और खुद उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी है, शिवसेना है और बीजेपी है, सबके पास कुछ ना कुछ सीटें हैं। तो कांग्रेस अगर उद्धव ठाकरे को भेज देगी तो कांग्रेस की तो एक सीट गई। और राज्यसभा में तो और बड़ी बात है, क्योंकि राज्यसभा में भी इनकी रजनी पाटिल है। आप एक सीट वहां मायने रखती है राज्यसभा के अंदर, और कांग्रेस कोई इस वक्त सत्ताधारी पार्टी नहीं है कि उसे अपने नेताओं को देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सब पार्टियों को अपने नेताओं को जो इस कठिन समय में भी इनके साथ हैं और लगातार इनके लिए काम कर रहे हैं, उनको कभी ना कभी पुरस्कृत करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो आप ऐसे मौकों पर नहीं देंगे तो कब देंगे। तो कांग्रेस ने बोल दिया है कि या तो राज्यसभा हमें दो, क्योंकि हम लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट है, नहीं तो फिर हमें एमएलसी मिलनी चाहिए और उसमें उद्धव ठाकरे जाए न जाए। अब उद्धव ठाकरे अगर विधान परिषद कांग्रेस को दे देंगे तो वो राज्यसभा में शरद पवार को समर्थन क्यों देंगे। अब यहाँ तो खेल ये है, अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर भी नहीं बना सकते। 37 चाहिए राज्यसभा के लिए। इनके कुल मिला के कितने बनते हैं, 20 और 10 30। इनको यहाँ पर 30 से ऊपर चाहिए। अब अगर ये कोशिश भी करें कि कुछ जोड़ तोड़ करने की, कि 2-3 अगर रह गए हैं तो हम कहीं से ले लें, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे कोशिश करें कि हम खुद से बना लें, तो कांग्रेस को आप अलग थलग कर दोगे। तो भी कांग्रेस आपको राज्यसभा में साथ क्यों देगी। जब आपने एमएलसी अपनी मर्जी से बना ली तो फिर आप राज्यसभा अपनी मर्जी से अपने वोटों से बना लीजिए, वहां तो और ज्यादा बड़ी संख्या चाहिए, 37। तो ये तीनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकता है और तीनों ही इसके लिए लड़ रहे हैं। एक सीट राज्यसभा की, एक सीट एमएलसी की। उद्धव ठाकरे अपने आगे राज्यसभा की सीट का त्याग करने को तैयार है, प्रियंका चतुर्वेदी को बाहर करने को तैयार है। लेकिन उद्धव ठाकरे को मनाने की जरूरत थी कांग्रेस को। शरद पवार तैयार थे, संजय राउत इसलिए लाए गए कि शरद पवार के उनके जरिए कांग्रेस को मनाया जाए। अब कांग्रेस उद्धव ठाकरे से ज्यादा ये तो तय है कि शरद पवार की सुनती है। इनका
जो पहले से भी संबंध रहा है, पार्टी साथ में रही है, गठबंधन रहे हैं, तो शरद पवार दबाव अगर डालें या समझाएं या कोई भी डील करे तो कांग्रेस को वो समझा सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने यही कोशिश की, इसीलिए संजय राउत ने तुरंत शरद पवार को राज्यसभा भेजने पर हामी भर दी कि वरिष्ठ नेता है और उनके लिए हम सभी पार्टियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि शरद पवार को हामी इधर से मिल गई तो वो कांग्रेस को तैयार करेंगे इसके लिए, और कांग्रेस को तैयार करेंगे तो कांग्रेस को एमएलसी के लिए भी तैयार करेंगे कि एमएलसी बनाए, यानी विधान परिषद में ले जाए उद्धव ठाकरे को। लेकिन कांग्रेस फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए, बढ़ते बढ़ते जो है सबके दावे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में अंदर यही बात चल रही है कि शरद पवार अपनी सेटिंग कर ले रहे हैं, कल को वो तो एनडीए के साथ भी जाने को तैयार हैं, और यहाँ उद्धव ठाकरे को अपनी पड़ी है, और हम इसमें क्या करें। 5 साल के लिए 6 साल का कार्यकाल, 6 साल के लिए कोई चुना गया तो वो चुना गया, आखिर हमें क्या मिल रहा है बदले में, कांग्रेस बार बार यही पूछ रही है। तो ये झगड़ा जो है, ये झगड़े से दोनों कोई भी साथ आते हुए नहीं दिख रहा है। और देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ अब बात ये हो गई है कि उन्होंने किया क्या जो कभी बाला साहेब ठाकरे ने नहीं किया था। वो कभी विधानसभा में जाते नहीं थे, यानी कि ना वो चुनाव लड़ते थे, ना वो लड़ते थे विधानसभा का, ना वो विधान परिषद का चुनाव लड़ते थे। वो अपना शिवसेना देखते थे, शिवसेना अध्यक्ष थे। उद्धव ठाकरे ने ये रीत तोड़ी, उन्होंने विधान परिषद से प्रवेश लिया और मुख्यमंत्री बने। कभी बाला साहेब ठाकरे तो मुख्यमंत्री नहीं बने, वो तो साफ कहते थे कि मैं सरकार में नहीं हूं और सरकार मेरे हिसाब से चलेगी। उनका साफ कहना था, उनका मानना ये था कि आप सरकार में आते हैं तो बहुत सारी चीजों के लिए आप विरोध नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजों पर आपको चुप भी रहना पड़ता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर दूसरी तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं। तो मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, मैं जो मुद्दा उठाना होगा वो उठाऊंगा, सरकार में रह के सरकार पर दबाव नहीं डाल सकता, तो इसीलिए मैं उससे अलग रहूंगा। चाहे वो मेरी ही पार्टी की सरकार बन रही है, चाहे बीजेपी की बन रही है, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, पद नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे ने उल्टा किया, उन्होंने यहाँ पर पद स्वीकार किया, मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन तोड़ा, हिंदुत्व से अलग हुए और तुष्टीकरण करने लगे, और अपने बेटे को भी अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बना लो, फलाना बना लो, ढिकना बना लो। तो जब आप चुनावी राजनीति में घुस गए, पद की राजनीति में घुस गए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए उससे पीछे हटना। जैसे कि कोई बड़ा नेता है, वो अपने चुनाव क्षेत्र, उसका संसदीय क्षेत्र है, वो वहां पर हार जाता है, वो उसके लिए जीतना बहुत जरूरी होता है। हर बार वो अगर हार जाता है तो बड़ी फजीहत होती है। जैसे राहुल गांधी अमेठी हार गए, आप चुनावी राजनीति में हैं, आपको लड़ना ही होगा, और आप अमेठी हार गए तो उसके बाद क्या भतपिटी थी। इसीलिए इन्होंने फिर वायनाड से लड़ा, और फिर इन्होंने पूरी ताकत लगाई कि रायबरेली और अमेठी हमें जीतना है, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है, आपके राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल है। अब यही बात देख लीजिए आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ रहे थे और जीतना मुश्किल हो गया था, मुश्किल से 6000 वोटों से जीते। ये आपका, अगर जो पार्टी में दूसरे नंबर का नेता है वो अगर हार जाए तो पार्टी के लिए बेशर्मी की बात हो जाएगी। यही बात उद्धव ठाकरे के लिए हो गई है। अब आप चुनावी राजनीति में पड़े हैं तो आपको जीतना ही पड़ेगा। आप अगर विधान परिषद आपको नहीं मिलती है तो फिर ये आपके लिए मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं होने वाली है। इसीलिए ये जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वरना तो ये भी राज्यसभा में दावा ठोक देते कि भाई हमारी प्रियंका चतुर्वेदी को भेजो, वो सांसद नहीं बनेंगी तो वो पार्टी से चली जाएंगी, वहां तो यही हाल है, कैसे भी सांसद ही चाहिए। अब इसी में ही उद्धव ठाकरे के साथ साथ फंसे हैं संजय राउत। संजय राउत का कार्यकाल भी 2028 में है, अगला चुनाव होने वाला है 2029 में, जिसमें अगर कहें कि विधानसभा में कुछ इनको ज्यादा सीटें मिल सके, कुछ समीकरण बदल जाए, लेकिन 2028 तक तो यही रहेगा। और उसमें जो उस वक्त कितनी सीटें खाली होंगी उसके हिसाब से वोट की संख्या निकलेगी कि जीत के लिए कितने चाहिए। लेकिन यहाँ ये 10, 16, 20 के साथ राज्यसभा में ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक साथ कई सीटें खाली होती हैं तो उसके हिसाब से संख्या निकलती है। अब संजय राउत को डर ये है कि आज अगर वो कुछ नहीं दिला पा रहे हैं, आज ये हाल है, तो कल को मेरे लिए क्या होगा। आज ये साथ नहीं आ रहे हैं तो कल को मेरी सीट की जरूरत पड़ेगी तो कौन साथ आएगा। वो अपने लिए डरे हुए हैं, क्योंकि उनको भी राज्यसभा से कौन भेजने वाला है। ये ऐसी थोड़ी शरद पवार, कांग्रेस सबके साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को बेवकूफ बना रहे थे, क्योंकि ये अपने जुगाड़ में थे कि आज उद्धव ठाकरे नहीं भेज पाएगा कभी, तो फिर हम
कांग्रेस से बात करेंगे, फिर हम शरद पवार से बात करेंगे, तीनों मिलकर मुझे भेज दें। इसीलिए डबल एजेंट बने हुए हैं संजय राउत, क्योंकि एक पार्टी के बस की अब इनको भेजना है नहीं। तो यही इनकी हालत हो गई है। अब इसलिए दौड़ दौड़ कर कभी शरद पवार की बात करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। हो सकता है कुछ समय में कांग्रेस से भी मिलने पहुंच जाए, हाथ पैर जोड़ लें कि भाई मान जाओ और यहाँ पर एमएलसी बनने दो उद्धव ठाकरे को, वरना उद्धव ठाकरे भी क्या आप मुंह दिखाने लायक रहेंगे? आप तो रहेंगे ही नहीं विधानसभा में, ना विधान परिषद में, ना आपके बेटे को एलओपी मिला, ना आपके हाथ में बीएमसी रही, तो फिर आप महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा होगा। अब ये इज्जत की बात हो गई है उद्धव ठाकरे के लिए। ये बात एक सीट की नहीं है, यहाँ बात इज्जत की है, और शरद पवार के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने लड़ने की इच्छा जता दी, राज्यसभा जाने की इच्छा जता दी। अब उन्हें अगर वो नहीं जा पाते हैं तो इतने वरिष्ठ नेता शरद पवार वो राज्यसभा में चुनाव हार जाएंगे या फिर खुद ही पीछे हट जाएंगे, ये हालत हो जाएगी। तो सब तीनों पार्टियों में सब खलबली है, उथल पुथल मची है। कौन त्याग करेगा, किसको मिलेगा, कौन पीछे रहेगा, कैसे मनाया जाए, ये सब उधेड़-बुन चल रही है और दावे पर दावे हो रहे हैं पार्टियों के लिए। इन तीनों के लिए अभी सबसे बड़ा विषय ही यही बना हुआ है कि हमें किसी तरह से राज्यसभा और एमएलसी के लिए एक साथ आ जाए और उसमें कैसे भी डील हो जाए। खासतौर पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं और कांग्रेस सोच रही है कि हमें कुछ फायदा मिले। अब इस झगड़े में देखिए, अगर साथ नहीं आए तो राज्यसभा भी गई, एमएलसी भी गई, और राज्यसभा में तो अगर बीजेपी ने खड़ा कर दिया तो भी इनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन झगड़ते रहने से इनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।